भारत एक अद्भुत और रहस्यमय देश है। यह बात पूरी दुनिया जानती है। आज भी यहाँ पर ऐसे अनेक तहखानों के दरवाजे बंद पड़े हैं जिनमें कोई ताला नहीं है, ना कोई जंजीर है। सिर्फ मंत्रों की ताकत से बंधे अपने सीने में न जाने कितने अनजाने राज छुपाए हैं। कुछ इस तरह की रहस्यमय किंवदंतियों के कारण भानगढ़ का किला हमेशा चर्चा का विषय रहा है। भानगढ़ दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, जिसका निर्माण राजा भानसिंह ने करवाया था। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल तक यहाँ सुखपूर्वक शासन किया था। उनके बाद उनके पुत्र भगवंत दास ने गद्दी संभाली। भगवंत दास के भी दो पुत्र हुए, जिनका नाम मानसिंह और माधव सिंह था। माधव सिंह के तीन पुत्र हुए, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधव सिंह के बाद छत्र सिंह वहां के राजा बने। इसके बाद छत्र सिंह के बेटे आजब सिंह हुए, जिन्होंने भानगढ़ से दूर आजबगढ़ अपने नाम पे बसाया। इसके बाद आजब सिंह के दो पुत्र हुए, काबिल सिंह और हरि सिंह। काबिल सिंह आजबगढ़ में ही रह गए, लेकिन हरि सिंह ने भानगढ़ को स्वीकार किया। इसके बाद हरि सिंह के दो बेटों ने डर या लालच की वजह से औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी भी भानगढ़ पर उनका अधिकार था। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल शक्ति कमजोर पड़ गई थी और सवाई जय सिंह जी ने भानगढ़ पर विजय हासिल करके अपना अधिकार जमा लिया। अभी तक भानगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि का राज्य था। अभी तक सब खुशहाल था। भानगढ़ के रहस्यमय और भूतिया होने के पीछे दो कहानियां मिलती है, जिन्हें मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहली कहानी के अनुसार भानगढ़ किले के पास एक सन्यासी तपस्वी रहते थे, जिनसे अनुनयन विनय करके राजा भानसिंह ने वह दुर्ग बनाने की अनुमति तो ले ली, लेकिन साथ में यह शर्त स्वीकार करनी पड़ी कि किसी भी हालत में किले की परछाई ऋषि की कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और शुरुआत में ऐसा ही था, किंतु आगे चलकर उनके पुत्र भगवंत दास ने 1683 में किले का पूर्ण निर्माण करवाया और ऊंचाई बढ़ जाने के कारण उसका बिंब उस ऋषि की कुटिया तक पहुंचने लगा। ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जल्दी इस किले का विनाश हो जाएगा और यहाँ पर प्रेत आत्माएं वास करेंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। यदि किले की ऊंचाई बढ़ जाने पर श्राप दिया गया तो लगभग 200 सालों तक वहां पर सुख समृद्धि का राज्य कैसे था? इसलिए दूसरी कहानी अधिक महत्व रखती है। आइए दूसरी कहानी के बारे में सुनते हैं। भानगढ़ के रहस्य के बारे में दूसरी कहानी। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ के इतिहास में अचानक अद्भुत सुंदरी और बुद्धिमान राजकुमारी रत्नावती का नाम आता है। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में हो रही थी। कहा जाता है कि रानी पद्मावती से भी अधिक सुंदर राजकुमारी रत्नावती का रूप था। जो भी उन्हें देखता था मानो सम्मोहित हो जाता था। एक बार की बात है, राजकुमारी रत्नावती पास के बाजार में अपनी दासी के साथ घूमने गई थी। जैसे पूर्णिमा का चांद सारे तारों की रोशनी फीका कर देता है, उसी प्रकार आज सारे बाजार में रत्नावती के अलावा कुछ भी दर्शन योग्य नहीं था। संयोगवश उसी बाजार में तांत्रिक सिंह भी पहुंच गया, जो कि भानगढ़ की पहाड़ियों के दूसरी छोर पर अपनी कुटियां बनाकर तंत्र साधनाएं करता था। सिंह भी एक उच्च कोटि का तांत्रिक और तंत्र साधनाओं से पूरी तरह निपुण था। स्त्री का सौंदर्य जगत की सबसे बड़ी शक्ति होती है, आज यह परिभाषित हो रहा था। तांत्रिक सिंह भी आज रत्नावती को देखते ही अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार था। आज उसे बोध हो रहा था कि संसार में साधना से भी अधिक आकर्षक कुछ हो सकता है। यूं तो तंत्र जगत की साधनाओं का नियम है, सिद्धि हमेशा परोपकार के लिए की जाती है,
लेकिन आज वह सब कुछ भूलकर बावरा हो गया था। रत्नावती एक पल के लिए उसकी हो जाए, बदले में उसकी जान भी चली जाए, तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। जब पुरुष के हृदय पर स्त्री का आकर्षण हावी हो जाता है तो उसे अपना सर्वस्व त्याग कर देने में जरा भी संकोच नहीं होता है। फिर ऐसी परिस्थिति में राजा, योद्धा, तपस्वी अथवा फकीर सब एक जैसे होते हैं उस परम मधु की एक बूंद को पाने के लिए। सिंघवी उस तरह राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगा जैसे हवा के साथ पेड़ के सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी एक इत्र की दुकान पर रुक जाती है। कुछ खास प्रकार के इत्र परखने के बाद अपनी दासी को इत्र लेने के लिए इशारा करती है। इत्र की सुगंध सिंघवी तक पहुंच जाती है और अचानक उसकी तंत्रा टूटती है। राजकुमारी और दासी दोनों इत्र लेके चली जाती है। उनके पीछे पीछे तांत्रिक उनके राजमहल तक पहुंच जाता है। राजकुमारी और उनकी दासियां राजमहल में प्रवेश करती है, लेकिन द्वारपाल तांत्रिक को रोक लेता है और वह विवश होकर वापस लौट जाता है। सिंघवी सीधे अपने कुटिया पर पहुंच जाता है। आज पूरी रात उसने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया। नींद उससे कोसों दूर खड़ी थी। उसके हृदय और मस्तिष्क में सिर्फ राजकुमार रत्नावती की सुंदरता चाहिए थी। इसे प्रेम कहे या वासना, यह स्पष्ट कर पाना कठिन है। उसे स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि राजकुमारी है। उनके दर्शन के लिए भी उसके भाग्य तरसते थे। वह हमेशा राजकुमारी से मिलने की योजनाएं बनाता, लेकिन उसे कभी कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। एक दिन उसके मन में आया, यदि राजकुमारी को इत्र पसंद आया होगा तो वह दोबारा इत्र लेने के लिए अपनी दासी को अवश्य भेजेगी। इस योजना को आधार बनाकर वह प्रतिदिन इत्र की दुकान का चक्कर काटने लगा और अचानक एक दिन वहां दासी मिल जाती है जो हमेशा राजकुमारी के साथ रहती है। तांत्रिक सिंघवी ने उस दासी को अपनी तंत्र विद्या से सम्मोहित करके एक वैसे ही इत्र की बोतल दिया जो राजकुमारी को पसंद थी। लेकिन उस इत्र में तांत्रिक ने काला जादू का प्रयोग करके ऐसा प्रभाव डाल दिया था कि जो भी उसका प्रयोग करता कि वो अपने आप तांत्रिक की ओर खींचा चला आता। तांत्रिक के मंत्र के प्रभाव से दासी सीधे राजमहल जाती है और राजकुमारी के पास वो इत्र की शीशी रख देती है। अगले दिन जब राजकुमारी स्नान करके श्रृंगार करने के लिए जाती है तो उस शीशी को हाथ में उठाते ही उसे बोध हो जाता है कि इसमें काले जादू का प्रभाव है, क्योंकि वह भी जादूगरनी थी। उसने बुद्धिमानी देखते हुए शीशी को खिड़की से बाहर एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया और शीशी टूटकर उस बड़े पत्थर पर बिखर गई, क्योंकि इत्र में काले जादू का ऐसा प्रभाव डाला गया था कि वह जिस पर भी पड़ता वो अपने आप तांत्रिक सिंघवी की ओर खींचा चला आता। ठीक ऐसा ही पत्थर के साथ हुआ और वह विशालकाय चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक की कुटिया की तरफ चली गई। जब तांत्रिक चट्टान को अपनी ओर आता देखता है तो वह सब कुछ समझ जाता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपना बचाव कर सके। वह क्रोधित होकर अपनी सारी शक्तियां समेटकर श्राप देता है कि जिस राजकुमारी ने अपने सौंदर्य के अहंकार में उसके प्रेम को ठुकराया है वो और उसका पूरा किला नष्ट हो जाएगा और वहां पर प्रेत आत्माएं वास करेंगी। लोग मानते हैं उसी श्राप के कारण भानगढ़ किला आज भूतिया और रहस्यमय बना हुआ है, जहां सिर्फ एक मंदिर के अलावा बाकी सब खंडर दिखाई देता है। और लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती आज भी प्रतिदिन वहां श्रृंगार करने के लिए आया करती है, जिसके पायल और चूड़ियों की झनकार आज भी सुनाई देती है। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।